Alright, in this video we are going to discuss it's May-June 2021 of your O-level maths. Course code is 4024 and its variant is 21. So let's start. Question number 1. In 2019, Nicole's annual income was $22,000. She spent $7,200 on accommodation in 2019. Calculate percentage of her income she spent on accommodation. We need to find out the percentage. That is very simple. उसकी price क्या है accommodation की? That is 7,200 डिवाइडेड बाय टोटल कितनी थी 22,000 और चूंकि परसेंटेज है तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे. आंसर इज 32.7%. ये इसका आंसर आ गया. हर एनुअल इनकम ऑफ $20,000 इंक्रीज बाय 4% इन 2020. कैलकुलेट हर एनुअल इनकम इन 2020. ऑलराइट, जब उसकी इनकम 22,000 थी डॉलर थी तो ये 100% था, कोई इंक्रीमेंट नहीं था. जब इंक्रीमेंट हुई है कितना 4%, दैट मीन्स नाउ इट विल बी 100. ओरिजिनल थी 4% उसको और मिल गया तो ये आ जाएगा 104%. और अब उसकी प्राइस क्या होगी ये आपको फाइंड करना है. 22,000 मल्टीप्लाई बाय 104 एंड डिवाइडेड बाय 100 इट इज इक्वल्स टू 22,880 डॉलर्स. ये इसका आंसर आ गया. ठीक है, नेक्स्ट वन. निकोल इन्वेस्ट 2,000 in an account. The account pays compound interest at a rate of K% per year. At the end of first year, the money in the account is 2036. All right. पहले हम यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट का, which says amount is equals to principal 1 plus r divided by 100 to the power n. आपके पास अमाउंट क्या है? It's 2036 is equals to principal is 2,000. 1 plus rate is what? K% डिवाइडेड बाय 100 एंड n in एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर ना, तो n की वैल्यू हो गई हमारे पास 1. सिंप्लीफाई करते हैं इसको तो ये 2000 जाके डिवाइड हो जाएगा. दैट विल बी 2036 डिवाइडेड बाय 2000 इज इक्वल्स टू 1 प्लस k डिवाइडेड बाय 100. 2036 डिवाइडेड बाय 2000 ये आ गया आपके पास 1.018. 1.018. अब जो ये 1 है जब ये वहाँ जाएगा तो इट विल बी -1 इज इक्वल्स टू k डिवाइडेड बाय 100. इसको -1 किया और जो आंसर आएगा उससे जाके ये 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो k इज इक्वल्स टू 1.8. यही आपको शो करना था. ठीक है, नेक्स्ट वन. फाइंड द नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर्स बिफोर निकोल हैज़ एटलीस्ट 2150 इन द अकाउंट. शो योर वर्किंग. अच्छा, जब उसके अकाउंट में इतने हो जाएंगे तो कितने टाइम तक उसने अपने पैसों को वहाँ रखना है. ठीक है जी, सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे हम लोग. अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस r डिवाइडेड बाय 100 टू द पावर n. यहाँ पर आपके पास नंबर ऑफ ईयर्स अननोन है. अच्छा जी, ये कह रहा है एटलीस्ट 2150, मतलब कम से कम 2150 होगा. तो अब जो हमारा वर्किंग फार्मूला होगा उसमें हमारे पास ये वाली फैक्टर जो है P1 प्लस R अपॉन 100, जहाँ पर n आ रहा है वो इससे बड़ा होगा. किससे? 2150 से. अब हम वैल्यू प्लेस करते हैं यहाँ पर 2150. प्रिंसिपल इज 2000. 1 प्लस R इज 1.8 डिवाइडेड बाय 100 टू द पावर n. अगर मैं इस पूरे को सिंप्लीफाई करूँगा सो ये 2000 यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा. ठीक है, सो दैट विल बी इक्वल्स टू 2150 डिवाइडेड बाय 2000. इट इज़ इक्वल्स टू 1.075. ये तो डिवाइड होने के बाद आ गया. ठीक है जी, बाकी चीज़ें आप ब्रैकेट के अंदर सॉल्व कर लें. 1.8 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 1, सो दैट इज़ इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 1, 1.018 टू द पावर n. ऑलराइट, अब आपने यहाँ पर n की वैल्यूज़ असाइन करनी है डिफरेंट. n क्या है? n आपके पास नंबर ऑफ ईयर्स हैं. नंबर ऑफ ईयर्स तो ऑब्वियसली ये आपके पास होल नंबर होगा. तो हम ये कह सकते हैं n कैन बी 1 2 3 4 5 एंड इट गोज ऑन. ठीक है, अच्छा, अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो हमारे पास n 1 तो नहीं हो सकता. ठीक है ना, n 1 नहीं होगा क्योंकि 1 पे हमारे पास ये फैक्टर इससे बड़ा नहीं आएगा. अभी 1.075 बड़ा है एज कम्पेयर टू 1.018, तो 1 तो नहीं होगा. मैं 1 को तो काट दूँ. अगर 2 होगा, अब अगर एट n इज इक्वल्स टू 2 तो हम सिंपल क्या करेंगे, हम अपनी इस जगह पर 2 की वैल्यू पुट करते हैं. तो 1.018 की पावर 2 ये क्या आ रहा है मेरे पास? दैट इज इक्वल्स टू 1.0
ये आ रहा है आपके पास 1.036। 1.036 क्या इससे बड़ा है? नहीं। अभी इसका मतलब है n2 भी आंसर नहीं है मेरे पास, n2 भी आंसर नहीं है। अब अगर आते हैं n4 पर आते हैं, ठीक है, एट n इज इक्वल्स टू 4, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर n की जगह 4 प्लेस करूँगा। 1.018 टू द पावर 4 ये आ रहा है मेरे पास 1.074 एटलीस्ट। क्या ये इससे बड़ा आ रहा है? ये इससे बड़ा नहीं आ रहा, अभी भी ये बड़ा है, ठीक है, मुझे तो इसको बड़ा करना है। तो मेरे पास इसका मतलब ये हुआ कि 4 भी आंसर नहीं है। अब आते हैं व्हेन n इक्वल्स टू 5, एट n इक्वल्स टू 5, तो मेरे पास लेफ्ट साइड पे क्या है? मेरे पास लेफ्ट साइड पे है 1.075 और राइट साइड पर हमारे पास जहाँ वैल्यू प्लेस कर रहे हैं वो है 1.018 टू द पावर 5। जब मैं इसकी जगह 5 प्लेस करूँगा 1.018 टू द पावर 5, ये आंसर मेरा आ जाएगा 1.0923 विच इज़ ग्रेटर देन 1.075। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो n की वैल्यू आई ये 5 आई, ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम द टॉपिक स्टैटिस्टिक्स, वी हैव अ बार चार्ट हियर। हमें चाहिए मोड। सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी आ रही है? 12 की आ रही है, सो द मोड यू गॉट इज़ 4। उसके बाद मीडियन। मीडियन कैसे निकालते हैं हम लोग? मिडिल वैल्यू टोटल क्या है तुम्हारे पास? 50 है। फॉर्मूला अगर अप्लाई करें 50 n+1/2 होता है ना, तो ये हो रहेगा 50 + 1 डिवाइडेड बाई 2। 25.5 का मतलब क्या हुआ? हम लोग ढूंढ रहे हैं 25 और 26 नंबर को, ठीक है भाई। कैसे ढूंढ रहे हैं आप देखें। यहाँ पर कितने हैं मेरे पास? 7। तो मैं अगर इसकी टेबल कंप्लीट करूँ तो मैं ऐसे कह सकता हूँ उसको कि अगर 1 है x पर तो y पर क्या वैल्यू आ रही है उसकी? 7, जो मैंने आपको भी बताया। 2 पर क्या आ रही है? 2 पर आ रही है 11, 2 पर आ गई 11। 3 पर क्या आ रही है वैल्यू? 3 पर आ रही है 10, ठीक है। अगर हम इनकी फ्रीक्वेंसी स्क्वायर करें, पहला 7 आया, CF निकाले, 7 + 11 18, 18 + 10 28। जिन नंबर्स की मुझे तलाश थी वो नंबर क्या थे? 25 और 26। क्या ये दोनों 25 और 26 यहाँ पर प्रेजेंट होंगे? तो बिल्कुल होंगे। तो मेरे पास जो मीडियन का आंसर आएगा दैट इज इक्वल्स टू 3, ये आंसर आ गया। अच्छा, मीन के लिए मैं अपने इस टेबल को कंप्लीट करता हूँ। ये मैंने मीन के लिए एक टेबल बना लिया अपने पास, सही ना। 1 पे क्या है? 7 है, 2 पर क्या है? 11 है, 3 पर क्या है? 10 एंड सो ऑन। अब मीन निकालने का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? मीन इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ fx डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ f। तो मैं अपने पास टेबल पर वैल्यू बनाऊंगा एक fx की, और fx में होगा क्या? f और x आपस में मल्टीप्लाई होते रहेंगे, ठीक है। तो पहले उसमें जब आपने 7 × 1 किया तो आपका आंसर क्या आ गया? 7। तो 7 1s are 7, 11 2s are 22, 10 3s are 30, 12 4s are 48, 5 6 are 30 and 6 4s are 24। अब समेशन fx का मतलब क्या हुआ? वी नीड टू ऐड ऑल दोज वैल्यूज, सो दैट विल बी इक्वल्स टू 7 + 22 + 30 + 48 + 30 एंड +24। डिवाइड किससे होगा? डिवाइड होगा टोटल फ्रीक्वेंसी, दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन, इट्स 50। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, सो दैट इज इक्वल्स टू 3.22। ये आपका मीन का आंसर आ गया। अगले बात, वन ऑफ दीज हाउसेज इज चूजन एट रैंडम, फाइंड द पॉसिबिलिटी दैट एग्जैक्टली 3 पीपल लिव देयर। तो एग्जैक्टली 3 लोग कहाँ रह रहे हैं? ये आपके पास क्या आ रहा है? ये रहा। जहाँ पे 3 लोग रह रहे हैं ऐसे आपके पास 10 हाउसेज हैं। ऑलराइट, वन ऑफ द हाउसेज इज चूजन एट रैंडम। आपने एक हाउस को पिक किया, फाइंड द पॉसिबिलिटी दैट एग्जैक्टली 3 पीपल लिव देयर। क्या पॉसिबिलिटी है कि उस हाउस में सिर्फ 3 लोग रहते हो? तो ऐसे मेरे पास कितने हाउसेज हैं? ऐसे मेरे पास 10 हाउसेज हैं। दैट विल बी इक्वल्स टू 10 डिवाइडेड बाय टोटल हाउसेज कितने मेरे पास? 50। तो द आंसर इज 1 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट, 2 houses are chosen at random from these 50 houses. Find the possibility that only one of the 2 houses has exactly 5 people living there. All right. अब ये थोड़ा डिफरेंट हो गया कि वन ऑफ द 2 हाउसेज हैज़ एग्जैक्टली 5 पीपल, मतलब उन दोनों में से एक घर ऐसा हो जिसमें सिर्फ 5 लोग रहते हों। जहाँ पर हमारे पास 5 लोग रहते हैं ऐसे हमारे पास 6 घर हैं, ठीक है। तो अगर मैं ऐसा एक घर पिक करूँगा जहाँ पर सिर्फ 5 लोग रहते होंगे, सो दैट विल बी इक्वल्स टू 6 डिवाइडेड बाय 50। दूसरा कोई भी घर हो सकता है, दूसरा कोई भी घर हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि दूसरे में अब बाकियों के चांसेस हो गए। तो अगर 6 हाउसेज मेरे पिक हो गए आउट ऑफ 50, तो अब जो दूसरे के लिए ऑप्शन होगा मेरे पास, इट विल बी इक्वल्स टू 44 डिवाइडेड बाय 49।
ये 44 क्यों आया? क्योंकि इसलिए आया क्योंकि हमारे पास एक हाउस हमने पिक कर लिया जिसमें हमारे पास 5 लोग थे, ठीक है ना। अब दूसरा बाकियों में से आएगा, तो अब अगर मेरे पास टोटल 50 हैं और में से 6 वाला तो मैं ले नहीं सकता, तो इसका मतलब है 44 में से कोई एक ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो 44 डिवाइडेड बाय 49। सेकेंडली, इसने आपको पोजीशन नहीं बताई कि पहला कौन सा दूसरा कौन सा, इसने कहा मतलब कोई भी एक हो सकता है। तो जो भी आपका ये आंसर आएगा इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसा क्यों? देखें, 2 केसेस बन सकते हैं मेरे पास। पहला जो मैं पिक करूंगा उसमें 5 लोग रहते होंगे और दूसरे में 5 लोग नहीं रहते होंगे, तो कॉम्प्लीमेंट से शो कर रहा हूँ, जो मैंने केस बना दिया। या ये भी तो हो सकता है कि जो पहला उठाऊंगा वो 5 लोग वाला ना हो और दूसरा 5 लोग वाला हो जाए, ठीक है। तो हमारे पास 2 केसेस बन गए, इसके लिए हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। सिंप्लीफाई करेंगे इसको एंड वी विल गेट द आंसर 264 divided by 1225. Question number 3 from algebra, very simple question. Calculate P when Q is 15 and R is -4. Q की जगह आपने 15 प्लेस करना है, तो ये आ जाएगा 3 टाइम्स 15 प्लस 5 डिवाइडेड बाय R की जगह -4 का स्क्वायर। 15 3s are 45 plus 5 divided by 4 का स्क्वायर 16. That will be 50 divided by 16 leads to 25 divided by 8. ये आपका आंसर। ऑलराइट, एक्सपेंड एंड सिंप्लीफाई, मल्टीप्लाई किया, 3 2s are 6x plus 3 1s are 3 plus 4 into x 4x minus 4 5s are 20. 6 plus 4 10x plus 3 minus 20 it's minus 17. ये इसका आंसर। सॉल्व 3 माइनस के 4 वहाँ शिफ्ट किया तो ये आ रहेगा 4 1s are 4, 3 minus 4 equals to k और k का आंसर आ जाएगा सिंपली आपके पास -1। लास्ट वन, x6 डिवाइडेड बाय xm इज इक्वल्स टू x पावर -3। जब मैं इस x पावर m को ऊपर लेके जाऊंगा तो ये साइन चेंज करेगा, दैट मीन्स x माइनस m हो जाएगा इज इक्वल्स टू x पावर -3। दोनों साइड पर बेसिस सेम हो गई, दैट मीन्स वी कैन इक्वेट द पावर्स। ऑलराइट, तो पावर्स को इक्वेट कर दो। 6 माइनस m इज इक्वल्स टू -3, 6 प्लस 3 इज इक्वल्स टू m और आपके पास m का आंसर आ जाएगा 9। Part E, it says a rectangular piece of card measures 30 by 24. The net of an open box is made by removing a square from each corner of this piece of card. Each square that is removed has side x centimeter. The area of the net is 576. Form an equation in x and solve it to find the value of x. Alright. इस नेट का एरिया निकालना है तो मैं क्या करूँगा, मैं पूरे का एरिया निकालूंगा, उसमें से इन 4 स्क्वायर को माइनस कर दूंगा, ठीक है। तो अगर मैं इस पूरे का एरिया निकालूंगा तो क्या आएगा मेरे पास, इट विल बी अ रेक्टेंगल, सो 30 टाइम्स 24, ये पूरे का एरिया आ गया। इसमें से मैंने माइनस करना है किसको, 4 स्क्वायर्स हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, इट विल बी एक्स स्क्वायर, और चूंकि मेरे पास 4 हैं 1 2 3 4, तो मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और जो इसने आपको दिया हुआ है एरिया उससे मैं इन सबको इक्वेट कर दूंगा, तो ये मेरी एक इक्वेशन बन गई। सिंप्लीफाई किया, 30 इंटू 24 इज 720, ये 576 आके माइनस हो जाएगा और 4x स्क्वायर वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, ठीक है। सो 720 माइनस 576 इट इज़ इक्वल्स टू 144, 4 वहाँ मल्टीप्लाई यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 4, सो दैट इज इक्वल्स टू 36, अप्लाई रूट ऑन बोथ साइड्स, सो द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 6। ये आपके पास x का आंसर। नेक्स्ट पार्ट, द नेट इज मेड इनटू एन ओपन बॉक्स 1000 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिया इसने, यहाँ पर आपको जो दिया है दैट इज द वॉल्यूम, ऑलराइट, सेंटीमीटर क्यूब। इनसाइड द बॉक्स फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ द बॉक्स दैट इज फिल्ड विद सैंड, गिव योर आंसर इन सिंपलेस्ट फॉर्म। ऑलराइट, तो आपको यहाँ पर फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब पहली चीज़, आपको वॉल्यूम के लिए आपको इस लेंथ के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। ये लेंथ हम कैसे निकालेंगे, देखें ये पूरा आपके पास 30 है, ये भी x है और ये भी x है, तो आपके पास बचा क्या, 30 माइनस 2x। इसी तरह ये लेंथ क्या आ जाएगी मेरे पास, ये आ जाएगा मेरे पास 24 माइनस 2x, और इसकी जो हाइट होगी वो बेसिकली यही लेंथ होगी जब ये 3D शेप में आएगा, क्योंकि आप इसको बेंड करोगे तो यही इसकी हाइट होगी, दैट मीन्स कि ये x पर आएगा। अब अगर मुझे इसका वॉल्यूम निकालना हो तो मैं कह सकता हूँ वॉल्यूम इज 24 माइनस 2x टाइम्स 30 माइनस 2x टाइम्स x, ये इसका वॉल्यूम आ जाएगा। और हमारे पास x की वैल्यू तो आ चुकी है, हम x वैल्यू प्लेस कर देंगे तो हमें इसकी वॉल्यूम का आंसर मिल जाएगा। वॉल्यूम का आंसर आ गया आपके पास 1296, लेकिन आपको फ्रैक्शन ढूंढना है, ठीक है।
फ्रैक्शन का आंसर क्या आएगा हमारे पास, बहुत सिंपल है, दैट विल बी इक्वल्स टू 1000 डिवाइडेड बाय 1296. सिंप्लीफाई करेंगे दैट विल बी इक्वल्स टू 125 डिवाइडेड बाय 162. ये इसका आंसर. ऑलराइट क्लास, ये क्वेश्चन लोकस का है, ये मैंने एक रफली स्केच किया है. आपने इसकी स्केल ड्राइंग करनी है यहाँ पर. उसके बाद आपने मेजर एडीसी का मतलब ये हो गया कि ये आपका पॉइंट डी है और आपने कंपस डी की हेल्प से आपने ये वाला एंगल मेजर करना है. जो भी एंगल आएगा यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा. उसके बाद बाय टेकिंग अ सूटेबल मेजरमेंट फ्रॉम योर डायग्राम फाइंड द पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी. आपने स्केल रखकर, ये सब तो लेंथ पता है आपको, 4.5 प्लस 8 प्लस 6 तो पता है, सिर्फ आपने CD की लेंथ निकालनी है, उसको उनके सबके साथ ऐड करना है, दैट विल बी पेरीमीटर. मेरे पास आईपैड में इसके सॉफ्टवेयर नहीं है कि मैं इसको कंस्ट्रक्ट कर सकूं, तो मैं रफली इसको बना के आपको एक्सप्लेन कर दिया. पार्ट बी, डायग्राम शोज अ क्यूबॉइड. TW पता है आपको, WV पता है एंड RV पता है. शो दैट TR इज 19.7. अच्छा जी, अगर मैं यहाँ पर TR को हाईलाइट करूँ तो मैंने इसकी फिगर ही डिफरेंट कर ली है. TR मेरे पास ये लेंथ है, ठीक है बेटा, ये आ गया. मैं इस ट्राइंगल को भी हाईलाइट कर देता हूँ, ये मेरा ट्राइंगल भी आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है. ये 90 बन रहा है. अब पहली चीज मुझे निकालनी है लेंथ ऑफ TV. TV कैसे निकालूंगा, बाय यूजिंग 15 एंड 10. पाइथागोरस अप्लाई करूंगा. 90 कहाँ पर बनेगा, 90 यहाँ पर बनेगा. क्यों बनेगा 90 भाई, क्योंकि मेरे पास रेक्टेंगुलर क्यूबॉइड है. तो पहली चीज मैं TV की वैल्यू निकालता हूँ. TV स्क्वायर इज इक्वल्स टू, पाइथागोरस अप्लाई कर रहा हूँ, 15 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर. तो ये कितना आ जाएगा, 225 प्लस 100 इट इज इक्वल्स टू 325. ये मेरे पास वैल्यू आती है TV स्क्वायर की, ठीक है. रूट निकालने की जरूरत नहीं, आगे इसका स्क्वायर यूज कर लेंगे. अब जो लेंथ आपको निकालनी है इट्स TR ना. तो अब मैं TR पे भी पाइथागोरस अप्लाई कर रहा हूँ. तो TR क्या हो जाएगा, अब इस रेक्टेंगल ट्रायंगल को देखें आप, ये हाइपोटेन्यूज है, दैट इज योर एडजेसेंट एंड इट्स योर अपोजिट. So TR स्क्वायर इक्वल्स टू TV स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर. TV स्क्वायर की वैल्यू कितनी है आपके पास, इट्स 325 जो निकाल चुके हैं. 8 स्क्वायर इज 64. इन दोनों का स्क्वायर लेके उसको रूट करेंगे, इट शुड बी इक्वल्स टू 19.7. तो 325 प्लस 64 इज इक्वल्स टू 389. 389 का रूट दैट इज TR इज इक्वल्स टू 19.72. ये आपका आंसर आ गया TR का, जो कि आपको शो करना था. आफ्टर दैट इट सेज x इज द मिड पॉइंट ऑफ PQ, कैलकुलेट TRX. ऑलराइट, यहाँ पर मैंने फिगर्स को कॉपी कर लिया है ताकि आपको समझाने में आसानी हो. पहले मैं दिखाता हूँ अल्टीमेट गोल क्या है, TRX. TRX को जरा हाईलाइट करें हम लोग, तो TRX का मतलब ये हुआ कि ये आपका ट्राइंगल है TRX का, और इस ट्राइंगल में आपको जो लेंथ निकालनी है, एंगल निकालना है, सॉरी, TRX, वो ये एंगल है. दैट इज योर अल्टीमेट गोल टू फाइंड आउट थीटा. ऑलराइट, अब मुझे यहाँ पर सिर्फ एक वैल्यू पता है, वो है TR की, दैट इज 19.7. व्हाट अबाउट द अदर टू वैल्यूज, ना मुझे XR पता है ना मुझे XT पता है, मुझे नहीं पता, बट मैं फाइंड कर सकता हूँ. कैसे, अब ये देखिएगा. अब पहले हम स्टार्ट करते हैं XT से, ठीक है बेटा. कैसे करते हैं, अब देखें. ये लेंथ मुझे फाइंड करनी है. क्या आपको P से लेके T तक की हाइट नहीं पता, तो पता तो है, 8 है मेरे पास. मैंने कहा भाई ये मुझे मालूम है, ये तो मेरे पास 8 है. अगर मेरे पास S से लेके R तक की लेंथ 10 है, तो Q के बारे में इसने कहा हुआ है कि Q तो मिड पॉइंट है. और मिड पॉइंट का मतलब क्या हुआ कि मेरे पास ये लेंथ कितनी आ गई, 10 का आधा, दैट इज 5. अब अगर यहाँ पर एक ट्राइंगल नज़र आ रहा है आपको, तो यकीनन आप इसको क्लिक कर जाएंगे कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा. क्यों बनेगा, वही रीज़न कि मेरे पास ये रेक्टेंगुलर क्यूबॉइड है, ऑल दी एंगल्स आर 90 डिग्री. तो अब मैं यहाँ से XT की वर्किंग स्टार्ट करता हूँ. मैं ये कह सकता हूँ कि भाई XT स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर. ऑलराइट, सो XT इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर 25, 8 का स्क्वायर 64. तो 25 प्लस 64 एंड अंडर रूट ऑफ इट 9.43. XT का आंसर आ गया 9.43. तो मेरे पास ये लेंथ आ गई है 9.43. अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे चाहिए द लेंथ ऑफ XR की लेंथ चाहिए, ठीक है. XR की लेंथ ही हम निकाल सकते हैं बिल्कुल इसी तरह. कैसे, देखिएगा गौर से. मेरे पास Q से लेके R तक की लेंथ मौजूद है, इट्स 15 गिवन है, ये रही, ठीक है. मेरे पास Q से लेके XP मालूम है, इट्स व्हाट, इट्स 5.
अब मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है Q से लेके R, अगेन 90 डिग्री, वही कॉन्सेप्ट पाइथागोरस। मैं ये कह सकता हूँ कि एक्स आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर। ठीक है भाई, 5 का स्क्वायर कितना आता है 25, 15 का स्क्वायर इज 225, 225 प्लस 25 एंड रूट ऑफ इट इट्स 15.8। तो एक्स आर की वैल्यू आ गई 15.8, ये आ गया मेरे पास एक्स आर 15.8। ऑलराइट, अब मेरे पास जब सारी लेंथ्स आ गई तो अब मैं यहाँ पर अप्लाई कर सकता हूँ लॉ ऑफ कोसाइन टू फाइंड आउट द एंगल हेयर। ऑलराइट, अब लॉ ऑफ कोसाइन को अप्लाई करते हैं हम लोग। आपके पास एक्स टी की लेंथ मौजूद है, इट्स 9.43 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 15.8 स्क्वायर प्लस 19.7 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 15.8 टाइम्स 19.7 इंटू कॉस थीटा। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, सिंप्लीफाई किया आपने और फाइनली कॉस इनवर्स के बाद जो आपका आंसर आएगा इट्स 28.16 लीड्स टू 28.2 डिग्री, ये आपका आंसर। Question number 5 from the topic sets and Venn diagram. In the first part, shade the subset A complement intersection B intersection C. अच्छा, अगर मैं आपको समझाने के लिए पहले शेड करता हूँ A कॉम्प्लीमेंट पे, तो A कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो जाएगा, सब कुछ होगा सिवाय A के। तो ये तो मैं आपके सामने शेड कर रहा हूँ जिसमें A बिल्कुल नहीं आना चाहिए, ये मेरे पास आ रहा है A कॉम्प्लीमेंट। ऑलराइट, ये आ गया A कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। उसके बाद इसने कहा B इंटरसेक्शन C। B इंटरसेक्शन C अगर मैं करूँगा तो B और C के बीच वाला ये वाला हिस्सा आएगा, ठीक है। B इंटरसेक्शन C ये हो गया। A कॉम्प्लीमेंट में और इन दोनों में जहाँ पर मेरे दोनों शेडेड आ रहे हैं, या वो हिस्सा जहाँ पर दोनों जगहों पर मैंने शेड किया, वो सिर्फ वही हिस्सा है जो येलो वाला पार्ट है। तो ये येलो वाला पार्ट जो होगा दैट विल बी योर आंसर ऑफ A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। ऑलराइट, आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पार्ट, यूनिवर्सल सेट आपके पास है A C E G H N J N R T Z। W क्या है, एक ऐसा सेट है जिसकी रोटेशन सिमेट्री का ऑर्डर आपके पास 2 हो। अब सिमेट्री का ऑर्डर 2 हो, ऐसे आपके पास कितने लेटर्स हैं, आपके पास ऐसे लेटर्स हैं, H है, सिमेट्री का ऑर्डर 2 होता है, उसका N है, सिमेट्री का ऑर्डर 2 होता है, और इसके अलावा आपके पास Z है। इन लेटर्स का सिमेट्री का ऑर्डर आपके पास 2 है। एक्स के बारे में क्या कहा, हैज़ लाइन सिमेट्री। अच्छा, ऐसे लेटर जिनकी लाइन ऑफ सिमेट्री हो, तो आपके पास ए की लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, सी की लाइन ऑफ सिमेट्री है हमारे पास, ई की लाइन ऑफ सिमेट्री हमारे पास, एच की लाइन ऑफ सिमेट्री है, और हमारे पास टी की भी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। ठीक है, ये सारे आ गए हमारे पास लाइन ऑफ सिमेट्री वाले। अब हम कंप्लीट करते हैं वेन डायग्राम। डब्ल्यू में हमारे पास कौन कौन आ रहा है, डब्ल्यू में हमारे पास आया एच आया, एन आया या फिर जेड आया। एक्स में कौन कौन आया हमारे पास, काफ़ी आए, ए भी आ रहा है, सी भी आ रहा है, ई भी आ रहा है, एच भी आ रहा है, टी भी आ रहा है, और जेड में हमारे पास वाई में आ रहा है आर ए एन जी ई। तो ऐसा कोई वर्ड नहीं है जो इन तीनों में आ रहा हो और जो यहाँ कॉमन शेयर हो जाए, ठीक है ना, ऐसा कोई वर्ड नहीं है। अब हम देखते हैं सब इंटरसेक्शंस के, डब्ल्यू के पास भी एच है और एक्स के पास भी एच है। तो इन दोनों से एच को हटा के हम एच को सिंपल एक जगह प्लेस कर देंगे। ठीक है, यहाँ से भी हमने एच को हटा दिया और हमने यहाँ से भी एच को हटा दिया। सॉरी, मैंने लिखा एक्स है, बोल में एच रहा हूँ, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास एच। ऑलराइट, इसी तरह मैं देखता हूँ डब्ल्यू में और वाई में कौन सा एलिमेंट कॉमन आ रहा है, तो मुझे एन कॉमन नज़र आया। ठीक है, तो इन दोनों में कॉमन एन आया और एन को अब मैं इन दोनों से रिमूव कर दूंगा, तो एन यहाँ से भी रिमूव हो जाएगा और एन यहाँ से भी रिमूव हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग एक्स में और वाई में। ऐसे कोई लेटर जो एक्स और वाई शेयर कर रहे हैं, तो मुझे एक्स और वाई में ए नज़र आ रहा है और मुझे ई नज़र आ रहा है। ठीक है, तो मैं इन दोनों को रिमूव कर दूंगा दोनों से, तो ए और ई यहाँ से भी हट जाएगा, ए और ई यहाँ से भी हट जाएगा। ये मेरी वेन डायग्राम कंप्लीट हुई। अब ऐसे लेटर जो अभी तक यूज़ ही नहीं हुए, सिर्फ एक अल्फ़ाबेट है जो यूज़ नहीं हुआ, दैट इज़ जे, तो वो बाहर आ जाएगा। अब क्या फाइंड करना है, लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ एक्स इंटरसेक्शन डब्ल्यू यूनियन वाई कॉम्प्लीमेंट। डब्ल्यू यूनियन वाई कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हुआ, डब्ल्यू और वाई में से कुछ भी नहीं होगा और एक्स के साथ इंटरसेक्ट कर रहा होगा, सो दैट इज सी एन टी। तो पहले का आंसर आ जाएगा आपके पास सी टी। ऑलराइट, दूसरा
ना W में हो, ना X में हो, ना ही Y में हो, ये कॉम्प्लीमेंट आया हुआ है। तो ऐसे कितने एलिमेंट हैं जो इन तीनों में नहीं है? तो बाहर कितने हैं मेरे पास? एक बचा, तो बाहर के लिए एक आएगा, क्योंकि यहाँ पर N लिखा हुआ है, मैं J नहीं लिखूंगा, अब मैं यहाँ पर 1 लिखूंगा। यूजिंग सेट नोटेशन कंप्लीट द स्टेटमेंट। आपके पास इंटरसेक्शन जो है वो नल आ रहा है, तो उसको हम कैसे लिखेंगे? हम इसको लिखेंगे W इंटरसेक्शन X इंटरसेक्शन Y इज इक्वल्स टू नल सेट। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड G ऑफ -1। तो फंक्शन हम G का लेंगे, लेकिन जहाँ पर X होगा वहाँ पर हम -1 प्लेस कर देंगे। तो G ऑफ -1 इज इक्वल्स टू 12 माइनस 3, X की जगह -1 डिवाइडेड बाय 5, 12 प्लस 3 15 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू 3। ये आपका आंसर आ गया पहले पार्ट का। दूसरा, सॉल्व f ऑफ x इज इक्वल्स टू 2। तो f ऑफ x क्या है मेरे पास? 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 2 हो जाएगा, 3 जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सो दैट इज 2x इज इक्वल्स टू 2 माइनस 3 माइनस 1 एंड x इज इक्वल्स टू -1 डिवाइडेड बाय 2। ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट वन, g इनवर्स। इनवर्स के हमारे पास कुछ स्टेप्स होते हैं। नंबर वन स्टेप क्या है कि g ऑफ x की जगह हम y लिखते हैं, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे लिखा है g ऑफ x इक्वल्स टू 12 माइनस 3x अपॉन 5। जब मैंने g ऑफ x की जगह y लिखा तो मेरा इक्वेशन आएगी, मेरी इक्वेशन y इक्वल्स टू 12 माइनस 3x डिवाइडेड बाय 5। दूसरा स्टेप क्या होता है? x को आपने सब्जेक्ट बनाना है, ठीक है। अगर हम x को बनाएंगे सब्जेक्ट तो ये आएगा 5y इक्वल्स टू 12 माइनस 3x नेगेटिव है, शिफ्ट किया है पॉजिटिव हो जाएगा। 5y को हमने राइट साइड पे शिफ्ट कर दिया और x आ जाएगा हमारे पास 12 माइनस 5y डिवाइडेड बाय 3। ये आपका x बन गया सब्जेक्ट। अब तीसरा स्टेप, जहाँ पर y है वहाँ पे रिप्लेस कर दें x, और जहाँ पर x है वहाँ पे रिप्लेस कर दें आप g इनवर्स ऑफ x। तो मेरे पास जहाँ पर x था वहाँ पर आएगा g इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू 12 माइनस 5, जहाँ पर y वहाँ पर आ जाएगा x डिवाइडेड बाय 3। ये आपका इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन f ऑफ x इज 4 मोर देन g ऑफ x। ऑलराइट, f ऑफ x इज 4 मोर देन g ऑफ x, ये आपकी इक्वेशन आ गई। f ऑफ x के आपके पास इट्स 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 4 प्लस 12 माइनस 3x डिवाइडेड बाय 5। मैं इस 4 को शिफ्ट करता हूँ यहाँ पर, ये आ रहेगा 2x प्लस 3 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 12 माइनस 3x डिवाइडेड बाय 5। सिंप्लीफाई करते हैं, 2x माइनस 1, ये 5 यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 12 माइनस 3x। ब्रैकेट मल्टीप्लाई करते हैं, 5 2 ज़ार 10x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 12 माइनस 3x। अब आपके पास ये जो 3x है इसको आपने शिफ्ट किया तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो 10 प्लस 3 इट्स 13x इज इक्वल्स टू 12 प्लस 5 इट्स 17 एंड x इज इक्वल्स टू 17 डिवाइडेड बाय 13। ये इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, डायग्राम बिलो शोज स्केचेस ऑफ टू ऑफ दीज लाइंस, राइट द करेक्ट इक्वेशन बिलो ईच डायग्राम। ऑलराइट, इस लाइन का मेरे पास ग्रेडियंट पॉजिटिव है, इस लाइन का ग्रेडियंट नेगेटिव है। मेरे पास ये दो लाइंस पॉजिटिव ग्रेडियंट की हैं और ये दो लाइन मेरे पास नेगेटिव ग्रेडियंट की, नज़र भी आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो y इंटरसेप्ट आ रहा है ये नेगेटिव होगा, ठीक है। यहाँ पर y इंटरसेप्ट मेरा पॉजिटिव है, यहाँ पर मेरा y इंटरसेप्ट नेगेटिव है। तो मेरे पास जो पहली इक्वेशन आ रही है ये आ रही है y इक्वल टू 2x माइनस 1। इसी तरह अगर मैं इसको देखूँ, नेगेटिव ग्रेडियंट लेकिन पॉजिटिव y इंटरसेप्ट, ये वाली कंडीशन, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल्स टू माइनस 2x प्लस 1, ठीक है जी। नेक्स्ट पार्ट, डायग्राम शोज sketch of a graph y equals to x square plus ax plus b, find the value of a and b। ऑलराइट, अगर मैं यहाँ पर दो कोऑर्डिनेट्स को हाईलाइट कर दूँ, एक मेरे पास आ रहा है 2,0 क्योंकि x पे लाई कर रहा है y 0 हो जाएगा, एक आ रहा है -3,0। मेरे पास जो इक्वेशन है वो क्या है? y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी। मैं इन दोनों पॉइंट्स को 1 बाय 1 प्लेस करता हूँ। तो पहले हम प्लेस करते हैं 2,0 को, 2,0। जब y 0 हो जाएगा तो x की जगह 2 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2a प्लस b। ऑलराइट, मैं ये भी कह सकता हूँ कि 2a प्लस b, 4 वहाँ जाएगा तो -4 हो जाएगा, -4। ये मेरे पास पहली इक्वेशन आ गई।
जैसे मैंने पहली इक्वेशन को यूज़ किया 2 0 से, अब मैं इसी तरह -3 और 0 को प्लेस करूँगा, ठीक है। -3, 0, जहाँ पर x होगा वहाँ पर -3, जहाँ पर y 0, तो 0 इक्वल्स टू -3 का स्क्वायर इज 9 -3a प्लस b, ठीक है। और मैं अगर इसको भी इस फॉर्म में लिखूँगा तो मैं कहूँगा -3a प्लस b इज इक्वल्स टू -9। ये मेरे पास आ गई मेरी सेकंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशन को अब हम साइमल्टेनियस सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास जो पहली इक्वेशन आई थी दैट इज 2a प्लस b इज इक्वल्स टू -4, और दूसरी इक्वेशन क्या आई है -3a प्लस b इज इक्वल्स टू -9। दोनों के मैंने साइन चेंज करने, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। फायदा प्लस बी और माइनस भी कैंसिल। 2 प्लस 3 आ जाएगा 5a इज इक्वल्स टू -4 प्लस 9 इज इक्वल्स टू 5, तो a का आंसर आ गया 1। अब इस a की वैल्यू को मैं या तो इक्वेशन 1 में प्लेस कर दूं या 2 में प्लेस कर दूं, मेरे पास b आ जाएगा। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं 1 में, ठीक है। 1 क्या है मेरे पास 2a प्लस b इज इक्वल्स टू -4, और आपके पास a की जगह क्या आ जाएगा 1, तो ये हो जाएगा b इज इक्वल्स टू, ये +2 वहाँ जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो -4 -2 एंड b इज इक्वल्स टू -6। सो a इज 1 एंड b इज -6, ये आपका आंसर। पार्ट सी, ग्रिड shows a graph of y equals to x cube minus 2x square minus 5x plus 6. In first part, this equation equals to k has exactly two solutions. Use the graph to find the possible values of k. Alright, k मतलब क्या हुआ? ये पूरी इक्वेशन तो y है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे पास ये लिखा हुआ क्या है, ये मेरे पास लिखा हुआ है y इज इक्वल्स टू k, ठीक है। अच्छा, y इक्वल टू k का रेफर क्या करता है भाई? ये रेफर करता है कि हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन बनेगी जो कि x के पैरेलल होगी। अब आपके पास ये स्ट्रेट लाइन कहाँ कहाँ बन सकती है, ग्राफ में बनाऊंगा जहाँ पर सॉल्यूशन 2 है मेरे पास, ठीक है। तो एक लाइन तो मेरी यहाँ पर बन सकती है, ये आ गई y इक्वल्स टू k की लाइन, जहाँ पे 2 पॉसिबल सॉल्यूशंस आ रहे हैं, और दूसरी पॉसिबल लाइन मेरे पास इस डोम पे बन सकती है, ठीक है। ये मेरे पास 2 पॉसिबल वैल्यूज़ हैं। अब मैंने इनको आंसर देना है कि ये वैल्यूज़ क्या हैं। ग्राफ पे देखते हैं, ये है 5 और ये है 10, तो एक कितने का हुआ मेरे पास? एक मेरे पास हो जाएगा 0.2 का, नहीं 1 का। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये जो मेरे पास आ रहा है इट्स बिटवीन 8 एंड 9, तो मेरे पास 8 से लेके 8.5 तक का कोई भी आंसर हो सकता है। तो जो ग्रीन वाला आंसर होगा मेरे पास दैट इज y इज इक्वल्स टू लेट्स से 8। अब मैं येलो पर आता हूँ, तो ये कितना है 1 2 3 4, ये 4 और 5 के बीच में जाएगा। तो अब मैं इसको कह सकता हूँ कि ये मेरे पास जो दूसरा आंसर आ रहा है y का, ये माइनस में आ रहा है और ये 4 पॉइंट से थोड़ा ज़्यादा आएगा। तो मैं अपने हिसाब से अभी इसको 4 पे मार्क कर देता हूँ कि ये आ रहा है -4.0। ये मेरे 2 आंसर्स आ गए, ठीक है। अगला पार्ट, बाय ड्राइंग अ सूटेबल लाइन ऑन द ग्रिड फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ऑलराइट, सबसे पहले मैं अपनी जो इक्वेशन मुझे दी है ना वो लिखूंगा, ये वाली x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। देखें, जब आप ग्राफ ऑफ फंक्शन में इक्वेशन सॉल्व करते हैं ना, आपने इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करना है। मुझे ये चाहिए, मुझे इस इक्वेशन को यहाँ लेकर आना है, ठीक है। एक्स क्यूब मुझे चाहिए, एक्स क्यूब मुझे मिला हुआ है, तो मुझे एक्स क्यूब को कुछ नहीं करना, तो मैं इस पर टिक लगा देता हूँ कि ये मेरे काम का है और मुझे मिला हुआ है। मुझे माइनस का 2x स्क्वायर चाहिए, मेरे पास माइनस का 2x स्क्वायर मौजूद है, तो मैं इस पर भी टिक लगा देता हूँ। मुझे चाहिए -5x, मेरे पास है -7x, ये मेरे काम का नहीं है, ठीक है। अब जो आपके काम का नहीं है आपने उसको राइट साइड पर शिफ्ट कर देना है। 7x मेरे काम का नहीं है ना, राइट पर आके तो पॉजिटिव 7x हो गया, ठीक है। अब मुझे चाहिए था +6, मुझे दिया हुआ है +5, मेरे काम का नहीं है, तो +5 को भी मैंने शिफ्ट कर दिया, तो ये आ रहेगा मेरे पास -5। जो चीज़ मेरे काम की थी वो थी -5x और +6, यही था ना। तो मैं इन दोनों को अपने पास ऐड कर दूंगा, -5x + 6 को यहाँ पर भी ऐड किया, -5x + 6 को मैंने यहाँ पर भी ऐड किया। फ़ायदा क्या हुआ सब करने का? फ़ायदा ये हुआ कि ये पूरी इक्वेशन आपकी बराबर हो गई है y के, जो कि आपको दिया हुआ था, और राइट साइड की इक्वेशन क्या बन गया आपके पास? 7x - 5x क्या हो गया मेरे पास? ये आ गया 2x, और -5 + 6 आ गया मेरे पास 1। ये मेरी इक्वेशन है।
अब मैंने अपनी इस लाइन को प्लॉट करना है, ठीक है ना। ये मेरे पास लाइन बनेगी। लाइन को प्लॉट करने का सबसे आसान तरीका क्या होता है, आप ये देखो कि जब x 0 है तो y क्या आएगा, और जब y 0 है तो x क्या आएगा। अगर मैं यहाँ पर x को 0 प्लेस कर दूँ तो y क्या बचेगा, मेरे पास 1 बचेगा। तो जब x 0 है तो y 1 है, और अगर मैं y को 0 प्लेस कर दूंगा तो x क्या बचेगा, मैं सॉल्व करके दिखाऊँ आपको। तो ये ऐसे हो जाएगा, y की जगह 0 प्लेस किया और हम x को ढूंढ रहे हैं, तो 1 आके -1 हो जाएगा 2x, और x आ जाएगा -1/2। तो जब y 0 होगा तो x आ जाएगा -1/2। आपके पास कोऑर्डिनेट्स आ गए। इन कोऑर्डिनेट्स को ग्राफ पे प्लेस करते हैं। पहला कोऑर्डिनेट 0,1, तो 0,1 ये मैंने एक पॉइंट प्लेस कर दिया ग्राफ पर, ठीक है ना। ये आ गया 0,1। और दूसरा क्या कह रहा है, -1/2, 0। -1/2 मतलब -0.5, -1/2 -0.5, 0। तो बहुत एक नैरो पॉइंट आ रहा है मेरे पास, ठीक है। इसको ग्राफ पे प्लॉट करना मुझे मुश्किल लग रहा है, तो कोई मसला नहीं है, हम कोई और वैल्यू ले लेते हैं x की, ठीक है। लेट सपोज मैं आपसे कहूँ इस इक्वेशन में अगर मैं x की जगह 3 प्लेस कर दूँ, ठीक है। मैं यहाँ वर्किंग कर रहा हूँ इसकी, एट x = 3, तो y क्या हो जाएगा मेरे पास, y = 2 × 3 + 1, दैट विल बी 7। तो जब मेरे पास x 3 होगा तो y मेरे पास 7 होगा। इस पॉइंट को देखते हैं, 3, 5, 6, 7, ये पॉइंट नज़र आ गया मुझे, ठीक है ना। ये पॉइंट नज़र आ गया। अब मुझे लाइन को प्लॉट करना मेरे लिए काफ़ी आसान हो गया, ठीक है। अब मैंने जो 2 पॉइंट्स बनाए हैं, इन 2 पॉइंट से हमने एक स्ट्रेट लाइन बनानी है, और जहाँ वो लाइन कट करेगी ग्राफ को वो हमारे आंसर्स आएंगे, ठीक है बेटा। ये काम आपने पेंसिल स्केल से करना है। मैं ये लाइन प्लॉट कर रहा हूँ अब, और ये लाइन मेरी रेड पेन से चलेगी, ठीक है, ताकि आपको आराम से हाईलाइट हो जाएगी। तो ये आ गई मेरी लाइन जो मुझे बनाने को कहा था। इस लाइन की मैं फॉरन इक्वेशन भी लिख दूंगा इस पर। इस लाइन की इक्वेशन है मेरे पास y = 2x + 1। अब ये देखें कि ये लाइन और ग्राफ आपस में कितनी दफ़ा कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये पहला पॉइंट आ गया, ये दूसरा पॉइंट आ गया, और ये मेरे पास तीसरा पॉइंट आ गया। अब मैं यहाँ पर अपने आंसर्स टैली करता हूँ। तो मेरे पास जो आंसर्स आ रहे हैं, ये वाला पॉइंट क्या बन रहा है, इट्स -2.1। x का एक आंसर आया -2.1, ठीक है। इस पॉइंट को अगर मैं देखूंगा तो ये कितना आ रहा है, 1.1, 0.2, 0.4, ये आ रहा है मेरे पास 0.5। x = 0.5, और ये मेरे पास कितना आ रहा है, ये मेरे पास आ रहा है 3.2, 3.4 के करीब आ रहा है ये ना, 3.4। और जो पहला वाला था दैट इज 2.2। ये मेरे आंसर्स आ रहे हैं। The question says P, Q and R are points on the circumference of a circle. Center O, angle POQ is 8x, angle RPO is x and angle OQR is 24. सबसे पहली चीज़ आप निकाल सकते हैं यहाँ पर एंगल पी आर क्यू। ये क्या आएगा, ये आएगा 8x का हाफ, दैट विल बी 4x। प्रॉपर्टी होती है कि जो एंगल आपका सेंटर पर होगा उसका हाफ आपका सर्कमफेरेंस पर आएगा। तो ये एंगल तो मेरे पास आ चुका है 4x, ठीक है। अच्छा जी, अगर ये वाला एंगल 8x होगा तो मैं इसका रिफ्लेक्स एंगल निकाल सकता हूँ। ये पूरा एंगल क्या आएगा, दैट विल बी 360 - 8x। ऑलराइट, अब मैं यहाँ पर 4 एंगल्स को हाईलाइट करने वाला हूँ, 4 एंगल्स को, 1, 2, 3 एंड 4। 4 एंगल को हाईलाइट कर दिया। अगर मैं इन चारों एंगल्स को ऐड करूँ, इट विल बी x + 4x + 24 + 360 - 8x। चारों एंगल का जो सम होगा दैट विल बी 360। क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, 360 और 360 कैंसिल, आते हैं अब उस पर। x + 4x 5x, 5x - 8x इट्स -3x + 24 = 0। सॉल्व किया, यू गॉट द वैल्यू ऑफ x दैट इज इक्वल्स टू 8। आपको यहाँ पर x नहीं निकालना, आपको निकालना है PQO। PQO का मतलब क्या हुआ, कौन से एंगल की बात हो रही है, PQO का मतलब हुआ कि ये एंगल A की बात हो रही है। अगर ये एंगल A होगा तो ये भी एंगल A होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि ये दोनों साइड्स बराबर हैं रेडियस की वजह से। तो अब मैं ये कह सकता हूँ A + 8 टाइम्स x = 180, और x का आंसर तो हम निकाल चुके हैं, दैट इज 8। सिंप्लीफाई करेंगे इसको, 2a + 64 = 180 एंड a = 180। 64 वहाँ गया तो माइनस हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है जाके डिवाइड हो जाएगा। सो 180 - 64 एंड डिवाइडेड बाय 2 दैट लीड्स टू 58। ये आपका आंसर।
द क्वेश्चन सेज ट्राइंगल KLM इज सिमिलर टू ट्राइंगल KNJ। क्योंकि यहाँ पर सिमिलर की बात हो रही है तो याद रखिएगा कि हमारे पास फार्मूला होता है A1/A2 इज इक्वल्स टू L1/L2 होल स्क्वायर, जो हम सिमिलर शेप्स पर ही अप्लाई करते हैं। KLM एंड KNJ आर इक्वल, LKM इज Y। एरिया भी आपको पता है JKN का, तो मैं JKN का एरिया लिख देता हूँ 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। मुझे Y निकालना है, मुझे ये एंगल निकालना है। एंगल से पहले मुझे इसका एरिया निकालना पड़ेगा और एरिया के लिए फॉर्मूला अप्लाई करूंगा जो लिखा है ऊपर A1/A2 इज इक्वल्स टू L1 डिवाइडेड बाय L2 होल स्क्वायर। तो हम ये कह देते हैं कि हमारे पास जो 1 वाला एरिया है ना वो ये है 75 और 2 वाला एरिया अननोन है। तो एरिया 1 मेरे पास 75 है, एरिया 2 मेरे पास अननोन है, तो मैंने उसकी जगह एरिया लिख दिया इक्वल्स टू लेंथ 1। एरिया 1 की जो लेंथ है इट्स 10 और एरिया 2 की जो लेंथ है इट्स 6 और इसका होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई किया, 2 5s are 10, 2 3s are 6, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 75 डिवाइडेड बाय A, 25 1s are 25, 3s are 3, 9s are 27। सो एरिया इज इक्वल्स टू 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका एरिया आया है? ये आया आपके पास एरिया ऑफ KLM। ऑलराइट, अब आपके पास एरिया है इस ट्राइंगल का, दो साइड्स हैं, बीच का एंगल फाइंड करना है। तो हमने जो फार्मूला पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री में, हम वो वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। एरिया इज इक्वल्स टू 1/2 AB साइन C। दो साइड्स और उनका इंक्लूडेड एंगल आपको चाहिए होता है। एरिया कितना है? एरिया इज 27 इज इक्वल्स टू 1/2। आपके पास साइड कितनी है? साइड आपके पास 6 है, दूसरी साइड 10.5 है और एंगल आपके पास कितना आ रहा है? एंगल आपको फाइंड करना है, दैट इज Y। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। यहाँ पर 2 1s are 2, 2 3s are 6, 3 1s are 3, 3 9s are 27। तो क्या बना? 9 डिवाइडेड बाय 10.5 साइन इनवर्स इज इक्वल्स टू Y। सो Y का आंसर आपके पास आ रहा है 58.99 डिग्री, जिसको हम कह देंगे ये आ रहेगा 59 डिग्री। ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, यूज द डायग्राम टू फाइंड द एस्टिमेट ऑफ द मीडियन। मीडियन के लिए पहला स्टेप क्या होगा? टोटल फ्रीक्वेंसी को आपने हाफ करना है। तो ये मेरे पास फ्रीक्वेंसी कितनी है? 80 डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया 40। 40 आपका आंसर बिल्कुल नहीं होता, आपने जाके 40 पर वैल्यू देखनी होती है। ये सारा काम मेक श्योर कि आप स्केल से करें। ये जो आपका आंसर आया 48, दैट इज़ योर मीडियन। उसके बाद 60% ऑफ द स्टूडेंट पास द टेस्ट, यूज द डायग्राम टू फाइंड द नंबर ऑफ मार्क्स नीडेड टू पास द टेस्ट। ऑलराइट, पहले मैं निकालता हूँ भाई 60% किसका? 80 का। सिंप्लीफाई करें अगर इसको तो ये आपके पास आएगा 48। ऑलराइट, 48 स्टूडेंट्स ने टेस्ट को पास किया। अब पासिंग वाले बच्चे 48 यहाँ से काउंट नहीं करेंगे, हम ऊपर से काउंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा? मैं 80 में से 48 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। सो 80 माइनस 48 इट्स 32। अब आप 32 पे जाके अपने मार्क्स देखेंगे, 32 ये है। सो ये जो आपके मार्क्स आ रहे हैं, दीज आर 42 एंड 44। ये 44 एंड 43 के करीब आ रहे हैं, ये आपके इसका आंसर होगा। ऑलराइट, नेक्स्ट वन, यूजिंग इंफॉर्मेशन ऑन द डायग्राम कंप्लीट द फ्रीक्वेंसी टेबल। 0 से लेके 20 आपके पास 8 है, 20 से 40 क्या है देखते हैं। अभी 20 पर जो आपकी वैल्यू आ रही है दैट इज 8 और 40 पर जो वैल्यू आ रही है इट्स 26। ये मेरे पास आ गया 26। तो मेरे पास जो आंसर आएगा दैट इज 26 माइनस 8 इट्स 18। ये मेरी फ्रीक्वेंसी आ गई। इसी तरह अगर आपको देखनी है 40 से 60, अब 40 पर तो आ गया 26, 60 पर क्या आ रहा है? 60 पर आप देख लें, 60 पर आ रहा है 58। तो ये आपके पास आएगा 58 माइनस 26 इक्वल्स टू 32। ऐसे ही हम बाकी कंप्लीट करते हैं। ये आपके सारे आंसर्स आ गए और ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट, द टाइम्स टेकन बाय द 80 स्टूडेंट्स टू कंप्लीट अ साइंस टेस्ट आर शोन इन द फ्रीक्वेंसी टेबल। एन एस्टिमेट फॉर द मीन टाइम टेकन टू कंप्लीट द टेस्ट इज 67.625। तो आपको मीन दे दिया, ठीक है, मीन दे दिया और आपको टोटल स्टूडेंट्स दे दिए। टोटल का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं सारी फ्रीक्वेंसी को ऐड अप करूंगा दैट विल सम अप टू 80। मैं भी यही करता हूँ, लिखना स्टार्ट करते हैं हम लोग। 8 + 13 + P + 20 + Q
ये कितना आ जाएगा मेरे पास 80। तो यहाँ पर मैं P और Q की टर्म में एक अपनी इक्वेशन बना सकता हूँ, दैट विल बी 80। सारे नंबर्स को शिफ्ट कर रहा हूँ, -20 -13 -8। तो आपके पास पहली इक्वेशन आ गई P + Q = 39, ये पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन में मैं यूज करूंगा मीन का फॉर्मूला। मीन क्या होता है हमारे पास? मीन होता है समीशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एफ। एफ एक्स के लिए पहले मुझे काम करना पड़ेगा, एक्स निकालना पड़ेगा। एक्स इज द मिड पॉइंट, 40-50 का मिड पॉइंट 45, 55, 65, 75, 85। अब हम एफ को और एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। पहला हो जाएगा 8 × 45, इट विल बी 360। 13 × 55, इट विल बी 715। जब मेरे पास सारे एफ एक्स आ गया, मैं सबको ऐड कर दूंगा। सो 360 प्लस 715 प्लस 1500, ये तीन नंबर्स को हम ऐड कर सकते हैं, दैट सम अप टू 2575। ठीक है, मैंने इन तीनों को ऐड कर दिया, ये आ गया 2575 प्लस 65P एज इट इज बच गया और 85Q आ गया, डिवाइडेड बाय टोटल कितना है हमारे पास 80 है, और मीन आपको दिया हुआ है दैट इज 67.625। सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो ये भी हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी एक। क्रॉस मल्टीप्लाई किया 80 को, यू गॉट 5410 माइनस 2575 इज इक्वल्स टू 65P प्लस 85Q। ऐड किया इसको, सो इट्स 2835 इज इक्वल्स टू 65P प्लस 85Q डिवाइडेड बाय 5 कर सकते हैं इसको। पूरी इक्वेशन से 5 कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है, डिवाइडेड बाय 5 कॉमन ले लिया। अब ये कितना बचा मेरे पास 567 इज इक्वल्स टू 65 डिवाइडेड बाय 5 इट्स 13P प्लस 85 डिवाइडेड बाय 5 इट्स 17Q। ये आ गई मेरे पास सेकंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियस सॉल्व करेंगे अब। तो यहाँ पर पहले मैं अपनी पहली इक्वेशन को लिखूंगा। पहली इक्वेशन मेरी क्या थी? P प्लस Q इज इक्वल्स टू 39। मैं यहाँ पर P को बना रहा हूँ सब्जेक्ट, तो P क्या आ जाएगा मेरे पास 39 माइनस Q। अब लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 को, ठीक है भाई। इक्वेशन नंबर 2 में क्या हो जाएगा 567 इज इक्वल्स टू 13 टाइम्स P, और P की जगह आ जाएगा 39 माइनस Q प्लस 17Q। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, ये हो जाएगा मेरे पास 13 मल्टीप्लाई विथ 39 इज इक्वल्स टू 507 माइनस 13Q प्लस 17Q इज इक्वल्स टू 567। ये जाके माइनस हो जाएगा, 567 माइनस 507, 567 माइनस 507 इक्वल्स टू 60 इज इक्वल्स टू 17 माइनस 3 इट्स 4Q और 60 डिवाइडेड बाय 4 इट्स 15। तो आपके पास Q की वैल्यू आ चुकी है 15। अब इस Q की वैल्यू को मैं सिंपली क्या करूंगा, मैं इस P की इक्वेशन में प्लेस कर दूंगा। तो P क्या है मेरे पास? P इज 39 माइनस Q इज व्हाट 15। सो 39 माइनस 15 इट्स 24। तो P इज 24 एंड Q इज 15। ये आपके आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 10 फ्रॉम द टॉपिक वेक्टर्स, कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ AB। वर्किंग फार्मूला क्या होता है? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स क्या है? -3 स्क्वायर प्लस वाई क्या है? 5 स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 विद द रूट साइन इक्वल्स टू अंडर रूट 34 विच इज इक्वल्स टू 5.83। ये आपके पास पहले का आंसर आ गया। नेक्स्ट वन, AC is given that is 62 and C is the point 10-1। अब ये C जो है बेसिकली दैट इज योर OC which is 10 and -1। ऑलराइट, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A। ऑलराइट, अगर मेरे पास ये AC लिखा हुआ है तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? मैं लिखूंगा इसको OC माइनस OA। ये मेरा AC होता है, ठीक है। AC की वैल्यू क्या है मेरे पास? इट्स 62 गिवन। OC मैं आपको बता चुका हूँ ऊपर, दैट इज 10 and -1 माइनस OA। तो OA मेरे पास क्या आएगा? इट्स 10 माइनस 1। 62 को शिफ्ट किया तो ये आएगा -6 and 2। सिंप्लीफाई करेंगे 10 माइनस 6 4 आ जाएगा, -1 -2 -3 आ जाएगा। दैट आर द कोऑर्डिनेट्स फॉर पॉइंट A। B इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट D। ऑलराइट, B इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। मतलब मान लीजिए, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको,
कि ऐसे मेरे पास एक ए होगा पॉइंट, एक डी होगा, और जो बी होगा वो उसका मिड पॉइंट होगा, ठीक है। मेरे पास अगर ए बी है, ए बी कितना है मेरे पास दिया हुआ है, इट्स -3 and 5, तो ए डी क्या हो जाएगा मेरे पास, डबल हो जाएगा, ठीक है। मैं कहता हूं अगर ए बी मेरे पास है -3 और 5, तो ए डी विल बी डबल ऑफ इट, दैट मीन्स -6 and 10, ये ए डी हो जाएगा। मुझे चाहिए डी के कोऑर्डिनेट्स, तो मैं ये कह सकता हूं ओ ए प्लस ए डी इज इक्वल्स टू ओ डी। पोजीशन वेक्टर में हमने पढ़ा है पाथ आइडेंटिफिकेशन। ओ ए मेरे पास आ चुका है, दैट इज 4 and -3। ए डी भी मेरे पास आ चुका है, -6 and 10। सिंप्लीफाई किया, 4 - 6 -2 -3 + 10 इट्स 7। सो दीज आर द कोऑर्डिनेट्स फॉर ओ डी। देखेंगे कैसे इसको, -2 and 7, ये आपका आंसर। नेक्स्ट पार्ट, इट सेज diagram shows triangle OPQ. OP is P, OQ is Q. R is the point on OQ such that OR is equals to 2 times RQ. Important statement होती है। S is the midpoint of PQ, ठीक है। Express in terms of P and Q, PQ. मुझे अगर PQ निकालना है, that is very simple. It will be OQ minus OP. Alright, OQ क्या है आपके पास, OQ आपको दिया हुआ है Q, OP क्या है P, तो पहले का आंसर आ जाएगा Q minus P, ये आपका आंसर। उसके बाद आपको कहा OS निकालने को, ठीक है। S के बारे में कहा हुआ है S इज द मिड पॉइंट ऑफ PQ, तो जो PQ आया उसी को आप हाफ कर दो। तो अगर मैं इसको PQ को डिफाइन करूं कि भाई P से लेके Q तक का जो मेरे पास वेक्टर आ रहा है, इट्स Q minus P, ठीक है। तो मेरे पास S से लेके Q तक का वेक्टर क्या आएगा, इट विल बी Q minus P डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि हाफ है ये, ऐसे ही है ना, ठीक है। आपको चाहिए O से लेके S, भाई पहले काम करते हैं, हम O से P जाते हैं, फिर हम P से S चले जाते हैं, ठीक है। अगर हम O से P जाते हैं तो हमने P कवर किया, और अगर हम P से S जा रहे हैं तो हमने कवर किया Q minus P डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि ये तो मिड पॉइंट है इसका, ये तो बराबर होगा, ठीक है। अब सिंप्लीफाई करते हैं, इसको एलसीएम ले लिया, तो ये आ रहेगा 2P प्लस Q माइनस P डिवाइडेड बाई 2। 2P माइनस P क्या हो जाएगा, P प्लस Q डिवाइडेड बाई 2, ये आपका इसका आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट वन, SR। अब आपने कहाँ से कहाँ जाना है, आपने S से R आना है, ठीक है। आपको क्या क्या दिया हुआ है, आपको एक रेशियो भी दिया हुआ है कि OR बराबर है 2 टाइम्स ऑफ RQ के। हम इस रेशियो को यूज करना शुरू करते हैं, ठीक है। मैं यूं कहता हूं, मुझे दिया हुआ क्या है, OR बराबर है 2 टाइम्स ऑफ RQ के। भाई ये RQ यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, जहाँ के डिवाइड हो जाएगा, तो मैं ये कह सकता हूँ कि OR डिवाइडेड बाय RQ इज इक्वल्स टू 2, और कुछ भी नहीं लिखा नीचे, तो 1 होगा। अब यहाँ पर आपको रेशियो मिल गया क्या, कि अगर O से लेके R आपका 2 रेशियो है, तो R से लेके Q आपका 1 रेशियो है। तो ये पूरा कितना रेशियो हो गया मेरे पास, 3 का रेशियो हो गया, ठीक है। तो अगर मेरे पास रेशियो 3 है, तो इस पूरे का वेक्टर क्या है, O से लेके Q का वेक्टर आपको दिया हुआ है, इट्स Q। तो अगर रेशियो 3 है तो वेक्टर Q है। आपको क्या निकालना है, अगर मुझे S से R आना है तो SQ तो मुझे मिल गया, मुझे तो Q से लेके R निकालना है, तो मुझे ये 1 वाले का रेशियो निकालना है, ठीक है। तो मैं ये कहूँगा कि अगर रेशियो 3 है तो वेक्टर इसका O से लेके Q का Q है। अगर रेशियो 1 होगा तो जो वेक्टर मेरे पास आएगा वो RQ आएगा, और मैं अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके RQ निकाल सकता हूँ। तो RQ मेरे पास क्या आ जाएगा, RQ इज इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाय 3, ये आ गया मेरे पास RQ। अब आते हैं पाथ आइडेंटिफिकेशन पे। आपको जाना है S से लेके R, तो पहले मैं S से Q आ रहा हूँ, फिर मैं Q से R आया, ठीक है। ये लिख रहा हूँ मैं, पहले मैं S से लेके R आया, सॉरी S से लेके Q, पहले मैं S से लेके Q आया एंड देन Q से लेके R आ गया। अल्टीमेटली मैं कहाँ से कहाँ पहुँच चुका हूँ, S से लेके R, जो मुझे फाइंड करना है। SQ क्या है, SQ तो मुझे मालूम है, इट्स Q माइनस P डिवाइडेड बाई 2 प्लस QR, जो मैंने निकाला था वो तो RQ था, तो QR के लिए क्या हो जाएगा, QR के लिए हमें इसको नेगेटिव वेक्टर का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा कि इसकी डायरेक्शन चेंज कर देंगे। सो दैट विल बी माइनस Q डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू SR। ऑलराइट, अब मुझे इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम इज 6, सो नाउ इट्स 3Q माइनस 3P माइनस 2Q। So 3Q minus 2Q, it's Q minus 3P divided by 6 is equals to SR, ये आपका आंसर।